हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और वो विभिन्न देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे या क्या क्या उसकी हानियाँ थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। ये भी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। इस प्रकार से विभिन्न कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं तो उससे ये प्रश्न अराइज होता है, भाई जो भी विभिन्न कंट्री है या विभिन्न जो राष्ट्र है वो आपस में व्यापार क्यों करते हैं। क्या व्यापार राष्ट्रों के लिए लाभदायक है? व्यापार की शर्तों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? प्रत्येक देश में व्यापार किस प्रकार उत्पादन और उपभोग को प्रभावित करता है? क्या देश के अंदर व्यापार विभिन्न लोगों में आय या कल्याण के वितरण को प्रभावित करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत इन सभी विशिष्ट प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। इनके जो भी आपका ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है, इन सभी प्रश्नों से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस सिद्धांत के द्वारा जो भी आपके इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इन प्रश्नों का हल निकालने की कोशिश की है। तो जो इन प्रश्नों के हल निकालने के लिए दो मुख्य विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत से संबंधित है। एक तो आपकी है क्लासिकल विचारधारा, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी है, जैसे आपके एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, रॉबर्ट टॉरेंस है। इन्होंने जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उसके बाद आपकी इसमें आती है एक आधुनिक अर्थशास्त्री थे, जैसे हिक्सर और बर्टिन ओहलियन। इन्होंने आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है उन्होंने आधुनिक सिद्धांत दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो आपका परंपरावादी जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत था उसकी आलोचना करते हुए जो आपके आधुनिक जो अर्थशास्त्री है उन्होंने एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत दिया, जिसको हम हिक्सर ओहलियन सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपका यही देखेंगे भाई, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलनात्मक लागत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। विवेचना किसके द्वारा की है? जो आपके प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं डेविड रिकार्डो के द्वारा जो आपका तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया गया है। तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट में यही है भाई, जो आपकी तुलनात्मक लागत के सिद्धांत की जो विवेचना है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आपके डेविड रिकार्डो ने अपनी बुक के अंदर एक बुक लिखी थी इन्होंने 1817 ईस्वी में, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इस बुक में इन्होंने इसकी जो आपका तुलनात्मक लागत सिद्धांत है इसकी विवेचना की थी। उसके बाद जो आपके टॉरेंस ने एक पैम्पलेट में, उसका पैम्पलेट का नाम है एन एसे ऑन दी एक्सटर्नल क्रॉन ट्रेड, 1815 में इसकी जो है विवेचना की थी। तो इस सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी हम बोल सकते हैं भाई। जो आपका ये कंपैरेटिव जो कॉस्ट थ्योरी है इसको हम तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इस सिद्धांत में जेम्स मिल, केयरनेस, वेस्टन, टोजिंग, हेबलर आदि कुछ अर्थशास्त्रियों ने आगे चलकर कुछ सुधार भी किए हैं। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भाई, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश को उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि सिद्धांत के अनुसार जो भी कोई भी देश है उसको किसी भी वस्तु के उत्पादन में क्या करनी चाहिए, विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए तथा उन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। जिन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करते हैं उन्हीं वस्तुओं का उनको क्या करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए, जिससे उनमें तुलनात्मक लाभ क्या हो, अधिक हो, तथा उन वस्तुओं का आयात करना चाहिए जिसमें तुलनात्मक हानि क्या हो, अधिक हो। यानी कि जिन वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक हो उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए और उन्हीं वस्तुओं को क्या करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए। और जिन वस्तुओं के उत्पादन के अंदर तुलनात्मक हानि अधिक होती है उन वस्तुओं का क्या करना चाहिए, आयात किया जाना चाहिए दूसरे देशों से। रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि जो आपका पहला प्रश्न था भाई, जो कोई भी विभिन्न देश है या राष्ट्र है वे आपस में व्यापार क्यों करते हैं, तो उन्होंने इसका जो उत्तर देते हुए बताया कि तुलनात्मक लागत के सिद्धांत से यह ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है। इसके विपरीत जे.एस. मिल ने बताया कि व्यापार की शर्तों या कीमत निर्धारण का कार्य अनुवर्ती मांग का नियम करता है। यानी कोई भी जो आपकी
व्यापार की शर्तें और जो कीमत निर्धारण का कार्य है वो कौन करता है, अनुवर्ती मांग का नियम करता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन वेल्स के अकॉर्डिंग तुलनात्मक लागत का सिद्धांत बताता है कि यदि दो देशों की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की कुशलता का अनुपात विभिन्न है, यानी कि दो देशों की जो उत्पादन की जो कुशलता है उनका अनुपात अगर डिफरेंट है, तो ये देश उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनमें उनकी कुशलता अपेक्षाकृत अधिक है, यानी कि उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनके उत्पादन में उनकी कुशलता क्या है, अपेक्षाकृत अधिक है और अकुशलता अपेक्षाकृत कम है, तथा वे एक दूसरे से व्यापार करेंगे। यानी कि जहाँ पर जिन वस्तुओं के उत्पादन में उनकी कुशलता अधिक है उन्हीं का वो क्या करेंगे, उन्हीं वस्तुओं का वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे या आयात निर्यात करेंगे भाई जिनमें उनके उत्पादन करने की कुशलता अधिक है या अकुशलता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं आपकी अजम्पशंस क्या क्या हैं भाई, जो आपका कंपैरेटिव जो कॉस्ट थ्योरी है, तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है उसकी क्या क्या अजम्पशंस है या क्या क्या उसकी मान्यताएं हैं। तो मान्यताओं में हम यही लेते हैं भाई ये किन मान्यताओं पर आपका जो सिद्धांत है वो आधारित है। सबसे पहले जो इसके मान्यताओं के अंदर हम लेते हैं केवल दो देश हैं तथा दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जो आपकी ये थ्योरी है इसमें एक सबसे पहली जो मान्यता है भाई केवल दो ही देश हैं और दो ही वस्तुओं का क्या करते हैं, वो उत्पादन करते हैं। श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है। उत्पादन लागत को श्रम की इकाइयों से मापा जाता है, इनके जो आपका लेबर है वो उत्पादन का एकमात्र साधन है और जो भी आपकी उत्पादन की जो कॉस्ट होती है उसकी श्रम की इकाइयों से मापा जाता है। साधन उत्पाद अनुपात स्थिर रहता है और एक साधन की सीमांत उत्पादकता उसकी औसत उत्पादकता के बराबर है। श्रम की सभी इकाइयां एक समान है, होमोजीनियस है। उत्पादन पर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। उत्पादन के साधन देश के अंदर ही गतिशील है परंतु दूसरे देश के बीच वो पूर्णतः क्या है, गतिहीन है। यानी कि एक देश के अंदर ही वो क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, दूसरे देशों के अंदर वो आ जा नहीं सकते। यातायात की कोई भी लागत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी सरकारी नियंत्रणों से मुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जुड़े सभी देशों में पूर्ण रोजगार है। वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। व्यापार संतुलित है अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य के बराबर होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं की वास्तविक लागतों में पाया जाने वाला तुलनात्मक अंतर है। इनके जो भी उत्पादन की जो वास्तविक लागतें हैं उनमें जो तुलनात्मक अंतर पाया जाता है वही आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या है, आधार है। तो जो लागतों में जो अंतर पाया जाता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है लागतों में निरपेक्ष अंतर, फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है लागतों में सापेक्ष या तुलनात्मक अंतर और लागतों में समान अंतर। आगे हम इसके अंदर करेंगे जो आपका लागतों में निरपेक्ष अंतर क्या होता है। एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य आधार है वो आपका क्या है, निरपेक्ष लागतों में पाया जाने वाला अंतर है। जो आपके एडम स्मिथ थे उन्होंने बताया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य आधार है वो है उनके बीच में पाया जाने वाला जो निरपेक्ष लागतों में अंतर होता है। लागतों में निरपेक्ष अंतर उस समय पाया जाता है जब कोई एक देश किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में काफ़ी कम लागत पर क्या करता है, उत्पादन करता है। जब कोई भी देश किसी वस्तु को दूसरी देश की तुलना में काफ़ी कम लागत पर उत्पादन कर लेता है तथा दूसरा देश किसी अन्य वस्तु को पहले देश की तुलना में काफ़ी कम लागत पर उत्पन्न कर लेता है। यानी कि दोनों के क्या है, कोई भी एक देश होता है भाई किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर क्या कर लेता है, वो उसका उत्पादन कर लेता है। और जो दूसरा देश होता है वो किसी दूसरी वस्तु को पहले देश की तुलना में कम लागत पर क्या कर लेता है, उसका उत्पादन कर लेता है। यह तब संभव होता है जब एक देश में विशेष प्रकार की भूमि, जलवायु और परिस्थितियां तथा सुविधाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार एक देश एक वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करके उसका अधिक उत्पादन करता है तथा उसका निर्यात करता है और दूसरी वस्तु का दूसरे देश से वो क्या करता है, आयात करता है, जिसमें दूसरे देश ने विशिष्टता प्राप्त की है। अब इसमें आता है जो आपकी निरपेक्ष लागत लाभ क्या है।
एक वस्तु के उत्पादन में एक देश अन्य देश की तुलना में निरपेक्ष लाभ तब ही प्राप्त करता है जब वह उस वस्तु की दी हुई मात्रा के उत्पादन में कम साधनों का प्रयोग करता है। यानी कि उत्पादन करने में दी हुई मात्रा, जो भी वस्तु की दी हुई मात्रा है उसमें उसके उत्पादन में कम साधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। इसको हम आगे एक टेबल के थ्रू देख सकते हैं। ये आपकी दे रखी हुई है, जैसे इसमें आपके जो भाई किस प्रकार से निरपेक्ष लागतों में अंतर पाया जाता है। एक आपका कंट्री है, यहाँ पर व्यापार से पहले जो उत्पादन किया जाता था, व्यापार के बाद, और चेंज इन प्रोडक्शन भाई उत्पादन में जो है क्या चेंज हुआ है। इसमें सबसे पहले हम दो जो आपकी वस्तु हैं, एक तो चावल है और एक गेहूँ है, और दो देश ले लिए हुए हैं, भारत और नेपाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई इंडिया के अंदर जो व्यापार से पहले चावल का उत्पादन 2 यूनिट किया जाता था और गेहूँ का 4 यूनिट किया जाता था। नेपाल क्या करता था, व्यापार से पहले 4 यूनिट चावल का और 2 यूनिट गेहूँ का करता था। आफ्टर अगर ट्रेड की बात करें तो इंडिया जो है वो चावल का 0 करने लगा और गेहूँ का 8 करने लगा। उसके बाद आपका नेपाल है वो चावल का 8 करने लगा और गेहूँ का 0। तो अगर चेंज इन प्रोडक्शन में देखें तो चावल में अगर ये आपका -2 में चला गया जो आपका इंडिया का था चावल का, और ये आपका +4 में गेहूँ का, सॉरी नेपाल का। तो यहाँ पर पॉजिटिव +2 हो गया। गेहूँ का यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी +2 हो गया। देखते हैं दोनों का अंतर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो इस जो भी हमने ये टेबल देखी इसे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत के अंदर 1 इकाई चावल का उत्पादन, 1 इकाई का चावल का जो उत्पादन है वो 2 इकाई गेहूं के बराबर है, और नेपाल में जो 1 इकाई चावल का है वो क्या है, 0.5 इकाई गेहूं के बराबर है। तो इस प्रकार से हम जो भी आप इस उदाहरण के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं भाई, जो आपका भारत को गेहूं के उत्पादन तथा नेपाल को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया को तो गेहूं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हैं, और जो आपका नेपाल है, नेपाल को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की न्यूनतम शर्त है कि दो देशों में वस्तुओं की उत्पादन लागत का अनुपात विभिन्न होना चाहिए। यानी कि दोनों में जो उत्पादन लागत है उसका अनुपात क्या है, विभिन्न है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0.5 है। यदि ये दोनों वस्तुओं का ही उत्पादन करें और परस्पर व्यापार न हो तो दोनों देशों में 2 दिन के श्रम के फलस्वरूप गेहूं का कुल उत्पादन 6 इकाइयाँ और चावल का 6 इकाइयाँ होगा। मान लीजिए भारत में गेहूं तथा नेपाल में चावल विशिष्टता प्राप्त करते हैं और व्यापार करते हैं, तो इस स्थिति में 2 दिन के श्रम का कुल उत्पादन 8 इकाइयाँ और गेहूँ का भी क्या होगा, चावल का भी 8 इकाइयाँ और गेहूँ का भी। इस प्रकार दोनों देशों को जो कुल लाभ होंगे वो 8 इकाई गेहूँ प्लस 8 इकाई चावल होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 2 इकाई गेहूँ का होगा और 2 इकाई चावल का होगा। तो इस प्रकार से नेपाल को यदि 1 इकाई चावल देकर 0.5 से अधिक गेहूँ मिल जाए तो वह नेपाल को क्या होगा, लाभ होगा। और भारत को 2 इकाइयों से कम गेहूँ देकर 1 इकाई चावल मिल जाए तो भारत को क्या होगा, इससे लाभ होगा। तो इस प्रकार लागतों में निरपेक्ष अंतर होने पर यदि दोनों देश एक एक वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करते हैं तो दोनों देशों को क्या होगा, लाभ होगा। और लागतों में निरपेक्ष अंतर के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये आपका एक साइड ओ एक्स पर हम वीट लेते हैं गेहूँ और एक साइड पर हम चावल लेते हैं, और जो AC है ये इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, और ये आपका नेपाल का है उत्पादन संभावना वक्र है। इससे हम देखते हैं भाई जो आपका जब तो उत्पादन संभावना से वक्र कोई भी उससे ज्ञात होता है कि उत्पादन के साधनों की निश्चित मात्राओं के फलस्वरूप किसी वस्तु की 1 इकाई का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। इन रेखाओं के ढलान द्वारा विभिन्न वस्तुओं की अवसर लागत स्पष्ट हो जाती है। अवसर लागत से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तुओं की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। चित्र के अंदर जो आपकी शिखर लागत के नियम, जो आपका चित्र है वो शिखर लागत के नियम पर आधारित है। जो आपका डायग्राम है वो उस अजम्पशन में भी हमने पढ़ा, जो लागतें वो क्या रहती है, शिखर रहती है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र रेखाएं क्या होती हैं, सीधी रेखाएं हैं। AB रेखा से ज्ञात होता है कि यदि नेपाल जो AB रेखा है, AB रेखा से ज्ञात होता है कि
यदि नेपाल चावल की 1 इकाई का उत्पादन करता है तो उसे गेहूं की 0.5 इकाई का त्याग करना पड़ता है। यानी कि जब यदि नेपाल चावल की 1 इकाई का उत्पादन करता है तो गेहूं की 0.5 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए यदि उसे चावल की 1 इकाई देकर गेहूं की 0.5 से अधिक इकाई प्राप्त हो जाती है तो उसे लाभ होगा। और इसी प्रकार जो AC रेखा से ज्ञात होता है कि यदि भारत 1 इकाई चावल का उत्पादन करेगा तो गेहूं की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए यदि भारत को गेहूं की 2 से कम इकाइयाँ देने पर चावल की 1 इकाई प्राप्त हो जाती तो भारत को गेहूं के उत्पादन में भी लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो आपका ये एरिया है ABC, ये दोनों देशों के लाभ को क्या करता है, जो भी लाभ को प्रदर्शित करता है। तो दोनों देशों में लाभ का बंटवारा दोनों देशों के बीच स्थापित बाजार की शर्तों के आधार पर होता है। अगर ये लाभ का एरिया है, इनमें वह किस प्रकार से दोनों देशों के अंदर लाभ का बंटवारा होगा वो क्या करता है, इनकी जो भी शर्तें होती है व्यापार की उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं लागतों में सापेक्ष या तुलनात्मक अंतर। ये जो आपका निरपेक्ष लागतों में जो अंतर था वो बताया गया था आपका डेविड रिकार्डो उसके थ्रू, एडम स्मिथ के थ्रू। उसके बाद जो आपका लागतों में सापेक्ष या तुलनात्मक अंतर है वो रिकार्डो के अनुसार बताया गया है। रिकार्डो के अनुसार जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है लागतों के तुलनात्मक अंतर के कारण होता है। लागतों के तुलनात्मक अंतर से अभिप्राय है कि एक देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर कर सकता है। यानी जो लागतों में तुलनात्मक अंतर से हमारा अभिप्राय यही है भाई, जो कोई भी देश है वो दोनों वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर कर सकता है, परंतु उसे दोनों में से एक का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ अधिक है। यानी कि अगर वो दोनों का उत्पादन करता है तो दोनों में से अगर एक का उत्पादन करता है तो उसको तुलनात्मक लाभ क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जबकि दूसरी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरा देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक लागत पर करता है। अदर कंट्री तो दूसरा कंट्री होता है वो दोनों वस्तुओं का उत्पादन वो क्या है, अधिक लागत पर करता है, परंतु उसकी दोनों में से एक वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक हानि कम है। यानी कि अगर वो दोनों वस्तुओं का उत्पादन करे, दोनों में से एक वस्तु का उत्पादन करे तो उसकी जो तुलनात्मक हानि होती है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि दूसरी वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक हानि क्या होती है, अधिक होती है। तुलनात्मक लाभ से अभिप्राय उस लाभ से है जो एक देश अन्य देश की तुलना में एक वस्तु के उत्पादन में प्राप्त करता है, जबकि अन्य वस्तुओं के रूप में उस वस्तु का उत्पादन अन्य देश की तुलना में कम लागत पर किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे हम कोई भी एक तो वकील है, एक उसका टाइपिस्ट है, तो जो आपका वकील है वो दोनों में, वकील में भी अच्छा है और टाइपिस्ट में भी अच्छा है। उसका एक मुंशी टाइप भी जानता है परंतु वकालत का एक अक्षर भी वो नहीं जानता। वकील दोनों कार्यों में योग्य है, परंतु टाइप की तुलना में वकालत में अधिक समय लगाने में उसे तुलनात्मक लाभ अधिक होता है। मुंशी दोनों कार्यों में उसे अयोग्य है, परंतु टाइप करने में उसकी तुलनात्मक हानि क्या है, कम है। तो वकील को समय में वकालत करने तथा मुंशी से टाइप कराने में अपेक्षाकृत लाभ होता है। और इसी प्रकार एक अदर जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है, एक डॉक्टर और बगीचे का जो माली होता है। डॉक्टर जो होता है वो बगीचे का काम भी संभाल लेता है और माली का काम भी संभाल लेता है, लेकिन उसको जो डॉक्टरी करने में ज़्यादा तुलनात्मक लाभ ज़्यादा है और माली का काम करने में उसको जो तुलनात्मक लाभ वो क्या है, कम है। तो इसलिए अगर वो सारा दिन माली का काम करता है तो उसको जो तुलनात्मक लाभ होते हैं वो कम होते हैं, और अगर डॉक्टरी काम करता है तो उसको क्या होते हैं, तुलनात्मक लाभ ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से उसको उसको डॉक्टरी का काम करने में उसको लाभ होते हैं। और वस्तु का उत्पादन इसी प्रकार से हम कह सकते हैं भी, कोई भी अगर इसी प्रकार से एक देश दूसरे देश की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु अधिक सस्ती बना सकता है तो उसके लिए सबसे लाभदायक यही होगा कि वह उसी वस्तु का उत्पादन करे जिसके उत्पादन से दूसरे देश की अपेक्षा उसे तुलनात्मक लाभ अधिक हो। दूसरी ओर कम निपुण देश के लिए यह लाभदायक है कि वह केवल उसी वस्तु का उत्पादन करे जिसमें तुलनात्मक हानि क्या हो, कम हो। आगे हम देखते हैं एक देश दोनों वस्तुओं ए और बी के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है, परंतु बी की तुलना में ए वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है यदि बी की तुलना में ए के उत्पादन से अधिक सापेक्ष लागत लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी आपके एक बुक के अंदर एक टेबल दे रखी, इसको देख लेना। मैं जो भी आपका सबसे पहले व्यापार से पहले जो उत्पादन था, व्यापार के बाद था, और उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। तो इनमें भी जो आपका लागत अनुपात में जो अंतर पाया जाता है, जैसे अगर इंडिया की सबसे पहले बात करें तो चावल का लागत अनुपात 2.5 है और गेहूं का जो लागत अनुपात है वो 1.25 है। तो इस प्रकार से जो भारत में
चावल का लागत अनुपात गेहूं की तुलना में अधिक है, इसलिए भारत को गेहूं की अपेक्षा चावल के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा, तो इंडिया क्या करेगा, चावल का उत्पादन करेगा। और अगर इसी प्रकार हम नेपाल की देखें तो नेपाल में जो आपका गेहूं का जो लागत अनुपात है वो 0.4 है, और जो चावल का लागत अनुपात है वो 0.4 है, और सॉरी गेहूं का 0.8 है और चावल का 0.8 है। तो इसलिए जो आपका नेपाल होगा वो उसको नेपाल को जो तुलनात्मक लाभ है वो गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा प्राप्त होते हैं, तो नेपाल किसका उत्पादन करेगा, वो आपका गेहूं का उत्पादन करेगा। इसी प्रकार से हम इसको अगर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं भाई, ये भी इसमें भी ये आपका डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर वीट है, यहाँ पर राइस है, ये पीपीसी है, ये आपका नेपाल का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, ये इंडिया का है, वही सेम है। ये बीच का जो ABCD जो एरिया है ये वही है भाई, ये लाभ को क्या करता है, शो करता है, दोनों देशों को मिलने वाले इसको लाभ को क्या करता है, वो शो करता है। तो इस प्रकार हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं हम भाई, जब भारत एक इकाई चावल है, जो इंडिया है, एक इकाई चावल प्राप्त करने के लिए एक इकाई गेहूं का त्याग करना पड़ता है, यानी कि इंडिया को एक इकाई चावल का उत्पादन करने के लिए एक इकाई गेहूं का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तथा नेपाल को एक इकाई चावल का त्याग करके 2 इकाई गेहूं प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि भारत को चावल के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक है तथा नेपाल को गेहूं के उत्पादन में तुलनात्मक हानि कम है। तो भारत को चावल की एक इकाई देकर गेहूं की एक से अधिक इकाई प्राप्त कर सकता है, तथा नेपाल भारत को गेहूं की 2 से कम इकाइयां देकर चावल की एक इकाई प्राप्त कर सकता है। दोनों देशों को होने वाला लाभ इसके द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं भाई, जो लागतों में समान अंतर। सबसे पहले हमने देखा था आपका जो लागतों में समान अंतर उस समय कहा जाता है जब कि दोनों देशों में 2 वस्तुओं के उत्पादन अनुपात एक समान होता है, यानी कि जो उत्पादन का जो अनुपात होता है वो एक समान होता है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी देश को इससे लाभ प्राप्त नहीं होगी। इसके एक टेबल के थ्रू दर्शाया गया है, जैसे आपका भारत है चावल का 4 करता है, गेहूं का 8 करता है, नेपाल 3 करता है और 6 करता है। तो इस प्रकार से 1 इकाई चावल 2 इकाई गेहूं के बराबर है, और नेपाल के अंदर जो 1 इकाई चावल है वो 2 इकाइयाँ गेहूं के बराबर, तो दोनों का जो रेशो हो वो क्या है, बराबर है। तो इससे कोई भी, ये आपका डायग्राम है AC, ये दोनों देशों का क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, इससे किसी भी देश को कोई भी क्या है, लाभ नहीं होती। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं, उसके यानी कि जो ये सिद्धांत दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा और डेविड रिकार्डो के द्वारा, तो जो आपके इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसकी आलोचनाएं भी की है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं इसकी क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं। रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सैमुअल्सन के शब्दों में तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत में सत्य की एक महत्वपूर्ण झलक प्रकट होती है। इस सिद्धांत के तर्कपूर्ण दृष्टि से युक्ति संगत होने पर भी कई दोष हो सकते हैं। ओहिलिन, फ्रैंक ग्राम आदि ने इसकी जो है आलोचनाएं की है। सबसे पहले हम देखते हैं केवल आदर्शात्मक सिद्धांत है, यानी कि जो ये सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था ये केवल आदर्शात्मक सिद्धांत है, नॉर्मेटिव थ्योरी है। रिकार्डो का जो तुलनात्मक सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल एक आदर्शात्मक सिद्धांत है। इससे यह ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में कैसे वृद्धि हो सकती है तथा साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे किया जा सकता है, परंतु इसके द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रचना अर्थात आयात और निर्यात क्या है, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। उसके बाद आता है आपका मूल्य की श्रम सिद्धांत पर आधारित, यानी कि मूल्य के श्रम सिद्धांत पर ये जो सिद्धांत है ये आपका आधारित है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की लागत इसके निर्माण के लिए आवश्यक श्रम की मात्रा पर क्या करती है, वो निर्भर करती है। श्रम तथा पूंजी की गतिहीनता, इसकी मान्यताओं के अंदर हमने पढ़ा था वह जो श्रम है और जो पूंजी है वो क्या है, एक ही देश के अंदर वो क्या है, गतिशील है, दूसरे देशों में वो क्या है, गतिशील नहीं है, यानी कि गतिहीनता पाई जाती है श्रम और पूंजी के अंदर। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता, श्रम और पूंजी के अंदर क्या पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है। परिवहन की लागतों की अवहेलना, इस सिद्धांत में यह बताया गया जो कोई भी परिवहन की लागतें नहीं है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हो, तो परिवहन की लागतें भी क्या है, किसी भी फर्म को या किसी भी उद्योग को उठानी पड़ती हैं। शिथिर लागतों के नियम पर आधारित, जो ये सिद्धांत है ये शिथिर लागतों के नियम पर आधारित है। वह जो लागतें हैं उत्पादन की वो क्या रहती हैं, शिथिर रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो उत्पादन की लागतें हैं वो भी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं भिन्न भिन्न देशों में। पूर्ण विशिष्टीकरण की असंभावना,
जो ये आपका जो कंपैरेटिव जो कॉस्ट थ्योरी है, ये इस मान्यता पर आधारित है कि भी जो आपका वस्तुओं के उत्पादन में क्या क्या पूर्ण विशिष्टीकरण किया जाता है, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करे, यानी कि पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं होता। दो से अधिक वस्तुएं, इसकी मान्यता है कि केवल दो वस्तुओं का उत्पादन, दो देश है और केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई दो ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, दो से अधिक वस्तुओं का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर उत्पादन किया जाता है। दो से अधिक देश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर दो से अधिक देश होते हैं। इसकी एक मान्यता है कि भाई केवल दो ही देश हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता, वह दो से अधिक देश क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। स्वतंत्र व्यापार पर आधारित, जो आपकी ये थ्योरी है, ये स्वतंत्र व्यापार पर आधारित है। भाई जो भी आयात और निर्यात किए जाते हैं उस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जो देशों के अंदर आयात और निर्यात किए जाते हैं या ट्रेड किया जाता है तो वो आपका स्वतंत्र नहीं होता, उस पर कुछ टैरिफ या कुछ बाधाएं हैं सरकार के द्वारा लगाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की वास्तविक मान्यता, जो तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है जो वस्तु बाजार है और जो श्रम बाजार है, जो साधन बाजार है, उसके अंदर क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई जो बाजार की अदर्स रियल लाइफ में पूर्ण प्रतियोगिता की जो अवस्था है वो नहीं पाई जाती। शिथिर दशाएं हैं, ये मानता है कि भाई किसी भी देश के अंदर जो दशाएं हैं वो क्या रहती हैं, शिथिर रहती हैं, अविकसित देशों पर लागू नहीं होता। जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार का तुलनात्मक सिद्धांत है वो अविकसित देशों पर लागू नहीं होता। जो रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है वो पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर ही लागू हो सकता है, परंतु यह सिद्धांत अविकसित अर्थव्यवस्था जैसे भारत आदि के संबंध में लागू नहीं होता। इसका मुख्य कारण तो यह है कि यह सिद्धांत कई मान्यताओं जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, समान प्रतिफल के नियम आदि पर आधारित है।